गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन नए राजा और उनके राज्य के बारे में कि भाई जो राजा थे वो किस तरह से बने और उनके राज्यों की क्या वो थी। तो इसमें देखो ये पिक्चर्स दी हुई है, इसमें आपके गुजर्स के बारे में और जो चंदेल राजा हैं, चाहवान राजा हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। तो इसमें क्या था कि इसमें 7वीं शताब्दी में जब आते आते जो हमारा उपमहाद्वीप था वो विभिन्न भागों में बट गया था। कई भागों में बट गया था। भूस्वामी जो होते थे, भूमि के जो स्वामी होते थे, वो ये तो सरकार अब अस्तित्व में आने लगे थे भाई, और वो उनको मान्यता मिल गई थी कि वो राजा के जो स्वामी होते थे उनके लिए उपहार लेकर आए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं। उनको ये था उन लोगों को कि जो योद्धा सरदार हैं वो उनके दरबारों में आए, उनकी हाजिरी लगाएं। इस तरह से उन्होंने सैन्य सहायता प्रदान की और उसके बदले में उन्हें सैन्य संपदा आदि हासिल करने के लिए जैसे काफी तरह की चीज देते थे। इस तरह एक उदाहरण देते हैं कि भाई जो दक्कन था, दक्कन में किसका शासन था? राष्ट्रकूटों का शासन था, और वह कर्नाटक के चालुक्य जो राजा थे उनके अधीन काम करते थे। जो कर्नाटक में जो चालुक्य राजा थे, जो दक्कन के राष्ट्रकूट थे, वो उनके अधीन काम करते थे। और वो क्या करते थे कि भाई जैसे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वो हार गए थे तो अब वो उनके अधीनता से कार्य नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करते थे कि भाई जैसे उन्हें जब हराया जाता था तो उनको एक अनुष्ठान किया जाता था। जब वो जीत जाते थे तो उनको अनुष्ठान किया जाता था। तो उनमें क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे वो ब्राह्मणों की सहायता करते थे, जो और माना जाता था कि जो याजक और क्षत्रिय न होते हुए वो क्षत्रियों का काम करते थे। कौन करते थे? ब्राह्मण जो लोग होते थे, जो ब्राह्मण लोग थे वो अनुष्ठान की सहायता से ऐसे संपन्न हो गए थे कि वो क्षत्रियों जैसे काम करने लगे थे। जैसे कुछ उदाहरण मैं देती हूँ कि जो पुरुष थे राजाशाही के जो थे वो सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे, सैन्य का काम करते थे। उनमें जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कदम, मयूर शर्म, गुज्जर, हरिश्चंद्र, ये सब ब्राह्मण थे। परंतु इन्होंने अपने कार्य विधियों से क्या करा था, इन्होंने अपने राज्य अपने जो वो था काम तो नाम तो इनकी जाति तो ब्राह्मण थी, परंतु इनके जो कार्य थे वो क्षत्रियों जैसे थे। और कर्नाटक और राजस्थान में इन्होंने जब क्षत्रियों का कार्य किया तो बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद आता है कि राज्यों में जो प्रशासन था वो किस तरह से था। भाई प्रशासन में यह था कि एक तो महाराजाधिराज की जो एक उपाधि होती है वो था। एक होता था जो वो तीन भुवनों में जो भूमि का स्वामी होता था, तो उन्हें एक उपाधि धारण की जाती थी कि भाई जो महाराजतई के राजाओं के जो राजा होते थे और जो 3 भूमियों के स्वामी होते की उनको काफी मात्रा में उपाधि धारण की होती कि वो सामंत, किसान, व्यापारी या ब्राह्मणों के साथ की साझेदारी कार्य करते थे। उसके बाद उनका क्या था कि वो सभी उत्पादों के लिए वो क्या करते थे, वो सारे देराज किसानों को उनसे सबसे क्या करते थे, संसाधन इकट्ठे करते थे। जैसे किसानों से कर लेना और उनको कर देने के लिए बाध्य करना। इससे क्या होता था, वो किसानों से कर वसूल करते थे। कर यानी कि टैक्स वसूल करते थे, और टैक्स वसूल कर वो क्या बन जाते थे, भूमि के राजा बन जाते थे। और वो जो राजस्व होता है, राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है जो टैक्स होता है। व्यापारियों से भी लिया जाता था। भाई व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जाते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था। तो उससे भी क्या होता था, देश का जो शासन था वो चलता था। और उसके साथ साथ भाई युद्ध की लड़ाई के लिए जो सामान आता था वो सारी जो है इन्हीं सामान से होता था। जैसे लूट का सामान है, जैसे एक राजा जीत गया तो वो लूट की शक्ल में धन मिलने से व्यापारिक और संभावनाएं बनी जाती थी। इस तरह से वो सारे कार्य होते थे। उसके बाद आता परिस्थिति और भूमि अनुदान कि भाई जो राजा महाराज थे वो किस तरह से भूमि का अनुदान करते थे। परिस्थितियां ऐसे बहुत होते थे कि जो सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये परिस्थितियां शासक को खुद कैसे दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए सूरवीर वित्तीय योद्धा के रूप में विद्वान ब्राह्मणों ने रची गई थी और उनसे मदद करते थे। जैसे राजा लोग हैं प्राय भूमि को क्या करते थे, ब्राह्मणों को दान करते थे। यानी कि जैसे ब्राह्मण उनके यहाँ कार्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो जो राजा लोग थे वो क्या करते थे, भूमि दान कर देते थे। और जो त्राम जैसे ताब के पत्ते होते थे ना, उन पर लिखित होते थे, उन्हें भूमि पान वाले को दे दी जाती थी। इस तरह से जो उनके काम थे वो इस तरह से बढ़े हुए थे। इस तरह से देते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए जैसे भूमि के लिए क्या क्या दिया जाता है। ये तो मैं एग्जांपल्स दे के दिखा रखा है कि भाई ये चोलों के द्वारा भूमि अनुदान के तमिल का एक भाग है, जैसे जो लिखित रूप में मिला है। इनमें क्या है कि हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ी लगाकर भूमि की सीमा को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें हैं, फलदार वृक्ष,
पानी, भूमि, बगीचे, फलोदान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, चाबी, चबूतरे, नई खाइयाँ, दलदली, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मक्खियों के छत्ते। यानी कि ये जो चीजें हैं जो कि उनको भूमि के साथ साथ क्या क्या और जो ब्राह्मण जो लोग थे उनको दी जाती थी। उसके बाद आते हैं कि 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य की रचना हुई थी, जिसमें जो कश्मीर के जो शासक थे, जैसे कल्हण जो था वो कश्मीर का शासन था, वो जिसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। जो नहीं, कश्मीर का जो शासक थे उनके बारे में कल्हण एक नामक एक रचनाकार हुए हैं। ये उन्होंने उनके बारे में लिखा, वहाँ के राजाओं के बारे में लिखा। तो उन्होंने कहाँ पर लिखा था? ये सारा लिखा था कि वे शिलालेखों में, दस्तावेजों पर, और जो इतिहासों में अनेक तरह के जो स्तोत्र मिले, खुदाई के समय जो स्तोत्र मिले हैं उन पर मिले थे कि किस तरह जो कश्मीर का शासक था वो किस तरह से चलता था। उसके लिए बाद आता है कि भाई धन के लिए युद्ध करना, कि अब ये तो हमने था कि ब्राह्मणों को किस तरह से भूमि दी जाती, राजा महाराज किस तरह के कार्य करते थे। अब ये था कि भाई धन के लिए, अब धन भी तो प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या कहते थे। तो इसमें क्या था कि राजवंश का दर कोई विशेष क्षेत्र नहीं था, वह दूसरे क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण प्रयास करते थे कि भाई एक राजा दूसरे राजा पर अपना शासन स्थापित करेगा। एक विशेष रूप से है कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर है। गुजर, प्रतिवाल और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। किस लिए लड़ते थे? वो लड़ते थे कि भाई धन प्राप्त हो। इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, जैसे दे रखा है हमको, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में थे, जैसा कि मंदिरों का निर्माण करवाकर ये यहाँ से धन प्राप्त होता था। संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास करते थे, राज्यों पर आक्रमण करते थे, मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। भाई बहुत से राजा आते थे जो हमारे यहाँ मंदिर थे उनको लूटते थे। जैसे यहाँ पर इसका दे रखा है महमूद गजनबी। कहा जाता है कि इसने भी हमारे देश पर कई बार लूटपाट की थी और हमारे देश को कई बार लूटा था। यहाँ से ये सोना ले जाता था अपने गजनी। तो उसने 997 से 1030 तक शासन किया था। और उसके जो उसमें आते थे जो उसने जहाँ जहाँ लूटा था, ईरान उपमहाद्वीप के जितने भी भाग थे उनको। उसका जो पहला जो संपन्न मस्जिद था, हमारा गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, उसको, सोमनाथ के मंदिर को उसने कई बार लूटा था। क्योंकि महमूद जो था सिर्फ इंडिया में, गजनी जो था, महमूद गजनी, जो वो भारत में सिर्फ धन लूटने के लिए आता था और उसको क्या करता था, अपनी वैभवशाली दरबार के पे खर्च कर देता था। सुल्तान ने क्या करा था, महमूद ने जीते हुए धन के लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था कि भाई तो उन्होंने लिखा कि अरबी भाषा में लिखा कि उसके बारे में इतिहासकारों में कि उस तरह से उसने किस तरह से और भी जो मंदिर थे हमारे उसको लूटा। और युद्ध करने वाले राजाओं में चाहमान भी थे जो चौहान के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारे जो राजा थे यहाँ के, जैसे चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, उनके बारे में है। वह दिल्ली से अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की जो नियंत्रण का विस्तार करना चाहा। उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कई जो राजा थे उनसे टक्कर लेनी पड़ी। अब चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वो था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी से 1191 तक युद्ध किया और उसे हराया। लेकिन दूसरी बार जब 1192 में जब महमूद गौरी ने उन पर पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए। आज तक के लिए कितना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम चोल राज्य नजदीक एक नज़र से। अब ये लेसन पूरा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को हम पूरा करेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।